चैप्टर कल ही हमने स्टार्ट किया था क्योंकि कई स्कूल्स में आ रहा है। इवन आपने कल वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट बैलेंसिंग। आप रिएक्शंस को बैलेंस करते थे, लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शंस है। रिडॉक्स रिएक्शंस कल मैंने बताया था कि एक एटम का रिडक्शन होती है और दूसरे एटम की क्या होती है, सो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है एट द सेम टाइम रिडक्शन भी हो रही है, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमारे सिलेबस में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है दैट इज़ अबाउट द बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग के 2 मेथड्स हैं। कल मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड डिस्कस किया था, आज मैं आपको दूसरा मेथड एक्सप्लेन करूँगी विच इज़ बिट बिगर मेथड एंड स्टूडेंट फाइंड डिफ़िकल्टी, बट एक बार एक मेथड कर लो कल एग्ज़ाम के लिए, बट वंस योर एग्जाम्स विल बी ओवर फिर हम लॉट ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगी ताकि अगर कल को आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ो नहीं, ठीक है। तो हमारा जो सेकेंड मेथड है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ इक्वेशन मेथड। इस मेथड के 2 नेम्स हैं, यू कैन से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड यू कैन ऑल्सो से हाफ इक्वेशन, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जाम्पल। एक रिएक्शन लेते हैं देन वी विल सी। Suppose you have a question, balance the reaction dichromate ion in aqueous acidic medium reacts with ferrous ion to give ferric and chromium ion, full stop. Write the balanced chemical equation. अब देखो इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने किस मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो वैसे तो आप कल वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, लेकिन क्योंकि आज मेरे को आपको दूसरा मेथड एक्सप्लेन करना है तो मैं हाफ इक्वेशन मेथड से ही एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन अगर कल आप एग्जाम में जाते हो, अगर आपको मेंशन होगा कि हाफ इक्वेशन मेथड से करना है तो आपको फिर हाफ इक्वेशन मेथड ही लगाना है। अगर मेंशन नहीं होगा देन इट इज़ योर चॉइस कि आप आज वाला मेथड से भी बैलेंस कर सकते हो और कल जो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एक्सप्लेन किया था उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो स्टेप 1 क्या है, कल जो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करवाया था उसका भी स्टेप 1 था, राइट द स्केलेटल इक्वेशन। मतलब जिस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है आपको उस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें बोला डाइक्रोमेट आयन, सो यू शुड नो डाइक्रोमेट आयन होते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव, इन रिएक्ट्स विद फेरस, फेरस होता है Fe2 पॉजिटिव, गिव फेरिक, फेरिक होता है Fe3 पॉजिटिव एंड क्रोमियम आयन। अब आप लोग कई सोचोगे कि मैम हाउ डू वी नो दैट डाइक्रोमेट आयन आर Cr2O7 2 नेगेटिव। जब आप चैप्टर को बुक से पढ़ोगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि कई फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि व्हाट इफ डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, यू वॉन्ट बी एबल टू राइट अ स्केलेटल इक्वेशन। वैसे 90% आपको इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में ही दी होती है, बट व्हाट इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो स्टेप 1 था राइट द स्केलेटल इक्वेशन। तो आपने स्टेटमेंट में पढ़ा कि डाइक्रोमेट आयन है तो आपने डाइक्रोमेट आयन को सिंबॉलिक फॉर्म में Cr2O7 2 नेगेटिव लिखा एंड रिएक्टिंग विद फेरस आयन। फेरस आयन इज आयरन का 2 पॉजिटिव। आयरन के दो चार्जेस पॉसिबल होते हैं, Fe एग्जिस्ट एज Fe2 पॉजिटिव ऑल्सो एंड Fe एग्जिस्ट एज Fe3 पॉजिटिव ऑल्सो, बट जब वो 2 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
और जब वो 3 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको फेरिक बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि डाइक्रोमेट आयरन फेरस से रिएक्ट कर रहे हैं टू गिव फेरिक, तो फेरिक मिल रहा है तो प्रोडक्ट में हमने Fe3 और क्रोमियम का तो 3 पॉजिटिव आयन ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आपने स्केलेटल इक्वेशन लिख ली। स्टेप 2 था कि इन सारी रिएक्शन में जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। तो जो कल हमने मेथड करा था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसमें तो स्टेप 2 ये था कि आपने सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसका भी स्टेप 2 सेम है। स्टेप 2 इज फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर या इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन्वॉल्व्ड। अब कैसे निकालेंगे? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव। अब इसमें जो Fe2 पॉजिटिव है इसका तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं, इसका तो दिख ही रहा है, ज़ीरो नहीं। देखो अगर Fe अकेला होता, एटॉमिक फॉर्म में होता तब ज़ीरो, अगर वो आयनिक फॉर्म में है फिर तो जो आपको दिख रहा है वही है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर। Fe का ज़ीरो होता है, बट गाइस दिस इज़ नॉट Fe, दिस इज़ Fe, तो Fe2 पॉजिटिव का तो +2 ही है। अगर Fe अकेला, कल मैंने क्या बोला था कि अगर कोई एलिमेंट अकेला एटॉमिक फॉर्म में है तब उसका ज़ीरो लेना है। यहाँ पे Fe की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे Fe ऑलरेडी किसकी फॉर्म में है? आयनिक फॉर्म में है, तो जो चार्ज उसका आपको नज़र आ रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो Fe2 पॉजिटिव का तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको जो दिख रहा है वही है। सिमिलरली Fe3 पॉजिटिव का भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, +3, और Cr का भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, +3, ठीक है। कमिंग ईयर Cr2O7 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट में O का तो फिक्स होता है, O का ऑक्सीडेशन नंबर तो फिक्स होता है -2। Cr का कैसे निकालेंगे? Cr का x मानेंगे, लेकिन 2 Cr हैं, 2x, 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 होता है और ओवरऑल चार्ज भी -2 है। तो 2x - 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 + 14, x इज इक्वल टू +12 बाय +6 आ गया। हेलो, हाँ पिला दो। रोटी नहीं खाई, मतलब हमें आलू खाई गड़ा। सो यहाँ पे आपका Cr का प्लस। अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम ये तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही नहीं है, इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर क्यों निकाल रहे हैं? गाइस कल मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से हमें ये पता लगता है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब ये मेथड कहता है कि तुमने क्या करना है कि जिसकी, देखो Cr का कम हो रहा है, Cr का कम हो रहा है ना, क्योंकि Cr की +6 से क्या हो रही है, तो इसका मतलब इसका डिक्रीज़ हो रहा है, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। और Fe का बढ़ रहा है क्योंकि Fe का इधर +2 है, उधर कितना हो रहा है, +3, इसका इंक्रीज़ हो रहा है ना, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब जो कल वाला मेथड था, कल वाले मेथड में क्या करते थे हम, स्टेप 3 में हम देखते थे कि इंक्रीज़ अगर 1 से हो रहा है, डिक्रीज़ अगर 2 से हो रहा है, तो हम टोटल इंक्रीज़ को टोटल डिक्रीज़ के इक्वल करते थे कि अगर डिक्रीज़ 2 से हो रहा है तो इंक्रीज़ अगर 1 से हो रहा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का मतलब ये होता था कि स्टेप 3 में आपको टोटल इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर को टोटल डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल करना है। बट ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड नहीं है, ये क्या मेथड है, हाफ इक्वेशन। तो स्टेप 3 में फ़र्क आएगा। स्टेप 3 में नाम ही बता रहा है हाफ इक्वेशन। हाफ इक्वेशन मेथड का मतलब है कि जिसका डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जिसमें क्या हो रही है, रिडक्शन, उस इक्वेशन को अलग कर दो, और जिसका इंक्रीज हो रहा है यानी कि जिसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, उसको अलग कर दो। यानी कि इस पूरी इक्वेशन को हम 2 हाफ इक्वेशन में स्प्लिट कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन को 2 हाफ इक्वेशन में स्प्लिट कर देंगे। एक इक्वेशन बनेगी जिसमें वो स्पीशीज़ आ रहा होगा जिसका बढ़ रहा होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन बन जाएगी, और दूसरी इक्वेशन बनेगी जिसमें जिस स्पीशीज़ का घट रहा होगा, यानी कि रिडक्शन हाफ इक्वेशन। देखो नाम ही बता रहा है ना कि हाफ इक्वेशन मेथड स्टेप 3 से बदल जाएगा। स्टेप 1 और स्टेप 2 सेम है।
कल वाले मेथड में भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम स्टेप 1 में स्केलेटल इक्वेशन लिख रहे थे, इसमें भी स्केलेटल इक्वेशन लिख रहे हैं। उसमें भी स्टेप 2 में सारी स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के रख रहे थे, इसमें भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। बट कल हम स्टेप 3 में क्या करते थे, टोटल इंक्रीज को क्या कर देते थे, टोटल डिक्रीज। बट यहाँ पे स्टेप 3 में सारा चेंज हो जाएगा, बिकॉज द नेम इट सेल्फ सेज हाफ इक्वेशन मेथड। हाफ इक्वेशन मेथड कहता है कि सबसे पहले तो इस इक्वेशन को 2 हाफ में डिवाइड करो। 2 हाफ में कैसे डिवाइड करना है, एक हाफ में आपने उस स्पीशीज़ को रखना है जो जिसका घट रहा है, जैसे Cr2O7 नेगेटिव जब Cr3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ Cr2O7 नेगेटिव चेंजिंग टू Cr3 पॉजिटिव। इसमें Cr का +6 था और यहाँ पे Cr का +3 है, तो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन बन गई। ये कौन सी बन गई, रिडक्शन हाफ इक्वेशन। और Fe2 पॉजिटिव चेंजिंग टू Fe3 पॉजिटिव में जाहिर सी बात है कि +2 से +3 बढ़ रहा है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। यहाँ तक किसी को दिक्कत, दैट स्टेप 3 में वी हैव टू स्प्लिट द इक्वेशन इन 2 हाफ सच दैट 1 बिकम्स योर रिडक्शन हाफ इक्वेशन। रिडक्शन हाफ इक्वेशन में कौन सी स्पीशीज़ लेनी है, जिनका घट रहा है, जैसे यहाँ पे Cr2O7 नेगेटिव से Cr3 पॉजिटिव जाने में क्लियरली पता लग रहा है कि Cr का घट रहा है, तो ये कौन सी इक्वेशन फॉर्म कर रही है, रिडक्शन हाफ इक्वेशन। ऑन दी अदर हैंड Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव को जब आप अलग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है इसमें Fe का इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम +2 टू +3, सो इट इज़ फॉर्मिंग ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। अब तुमने क्या करना है, इस रिडक्शन हाफ इक्वेशन और ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को सेपरेटली बैलेंस करना है, और जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे एंड में ऐड कर देंगे। अब सेपरेटली बैलेंस कैसे करना है, ठीक है, पहले मैं आपको रिडक्शन हाफ इक्वेशन बैलेंस करके दिखाती हूँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं। ये मैं मतलब सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैसे निकाला, 2x -14 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से x 12/2 +6 आ गया। चलो अब सबसे पहले मैं आपको रिडक्शन हाफ इक्वेशन बैलेंस करना सिखाती हूँ, ध्यान से सुनना, बच्चों को ये मेथड बहुत मुश्किल लगता है। सबसे पहले जब आप रिडक्शन हाफ इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो, उसमें रिएक्टेंट साइड आपको पूरा दिख रहा है Cr2O7 नेगेटिव, बट आप उस एटम को देखो जिसका सच में घट रहा है, मतलब Cr2O7 में से O का तो नहीं घट रहा ना, किसका घट रहा है, Cr का, ठीक है। तो सबसे पहले जिसका घट रहा है, जिस एटम का, आपने उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है कि कितना घट रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि Cr2O7 नेगेटिव जब Cr3 पॉजिटिव में जा रहा है तो वंशिका Cr का कितना घट रहा है, वंशिका ने कहा कि +3, मतलब तो मोस्ट ऑब्वियस आंसर जो मैं सुनना चाहती थी कि 6 से 3 हो रहा है, गलत। यहाँ बच्चे ने कर दी गलती। क्या गलती करी, जब मैंने कल भी बताया था, बट वो चलो कल वाले मेथड की बात थी कि जब आपने डिक्रीज देखना है तो टोटल डिक्रीज देखना है। गाइस यहाँ पे आप जब Cr का देख रहे हो तो आपने 6 देखा, बट यहाँ Cr हैं कितने, तो आपको यहाँ पे Cr का 6 2 12 लेना था, यहाँ पे Cr का 12 लेना था। बट आप ये सोच रहे हो कि मैम बट यहाँ तो Cr 1 है, तो पहले यहाँ पे Cr 2 कर लो। अगर आपको इस बात की मतलब वो लग रही है कि इनजस्टिफिकेशन लग रही है कि मैम यहाँ पे 2 Cr है, यहाँ पे 1 है, तो वो कोई चक्कर नहीं है, वहाँ वाले Cr को मैं 2 कर दूंगी। लेकिन जब आप देखो, अगर यहाँ पे Cr 1 ही होता, अगर यहाँ पे Cr 1 ही होता तो वंशिका का आंसर सही था कि इधर भी Cr 1 है, इधर भी Cr 1 है, तो डिक्रीज 3 का आ रहा है, क्योंकि ऊपर 6 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। बट जब मैं आपको बोलती हूँ कि जिस एटम का आप देख रहे हो, अगर वही एटम 2 हैं, अगर वही एटम 2 हैं, तो आप टोटल देखो, तो उधर Cr का 6 था, बट वो Cr थे कितने 2, तो वो 12 बन गया। वो क्या बन गया 12, और इधर भी Cr का आपने 3 नहीं लेना, अब कितना लेना है 6। तो अब बताओ वंशिका कितना डिक्रीज हुआ, हाँ इधर 6 2 सा कितना है 12, इधर 2 3 सा कितना है 6, यानी कि कितने का डिक्रीज हुआ 6 का। तो अब सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहता है कि जिस आयन का डिक्रीज कर रहा है या जिस आयन का इंक्रीज कर रहा है, आपने उस आयन के दोनों चार्जेस को बराबर करना है। अब बराबर कैसे करें, उधर वाले Cr का 12 है ना, उधर वाले Cr का 12 है, इधर वाले Cr का 6 है। अब 6 को 12 नहीं बना सकते, लेकिन 12 को 6 बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने क्यों ऐड करे, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड साइड Cr का +12 था, राइट हैंड साइड वाले Cr का +6 था। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं,
क्या डाल सकते हैं? अब तुम जिस साइड इलेक्ट्रॉन डालोगे, इलेक्ट्रॉन तो -1 चार्ज कंट्रीब्यूट करता है। अगर मान लो मैं इधर इलेक्ट्रॉन डालूं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इधर तो पहले ही कम है, इधर तो 6 है। 6 में अगर आप और इलेक्ट्रॉन डालोगे, इलेक्ट्रॉन -1 उसको और कम कर देगा। तो आइडिया कहता है कि जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रॉन डाल दो। चार्ज ज़्यादा इस साइड था क्योंकि इधर 12 था, इधर क्या था 12, उधर क्या था 6, तो 6 वाली साइड तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी गाइस रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जिस इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं वो कौन सी है? रिडक्शन हाफ इक्वेशन। और कल मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जर्मनी। तो वैसे भी यहाँ से भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड ही आएंगे। इलेक्ट्रॉन किस साइड आएंगे रिडक्शन हाफ इक्वेशन में? लेफ्ट हैंड साइड। कितने आएंगे वो आपने कैसे डिसाइड करना है कि जिस एटम का डिक्रीज कर रहा है उनमें डिफरेंस कितना है। तो जिसका डिक्रीज कर रहा था वो था Cr, लेफ्ट हैंड साइड में Cr का कितना था 12, राइट हैंड साइड में Cr का कितना था 6। 12 को 6 बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे? 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब आपने Cr का कर लिया बैलेंस, अब आपने ओवरऑल चार्ज बैलेंस करना है। तभी तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें मल्टीपल स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि उस एटम के चार्ज को बैलेंस करा जाए जिसका सच में घट रहा है, मतलब इट वाज Cr जिसका डिक्रीज हो रहा था, तो हमने Cr का चार्ज बैलेंस कर दिया। अब आपने ओवरऑल कैसे देखना है? अगर गाइज मैं यहाँ पे आपको Cr2O7 का ओवरऑल चार्ज पूछूँ तो कितना गिवन है? ओवरऑल -2। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? -1। बट कितने इलेक्ट्रॉन डाल रही हूँ मैं? 6। तो अगर मैं आपको रिएक्टेंट साइड ओवरऑल चार्ज पूछूँ तो इज इट -8? इज इट -8? कि आप कहोगे कि मैम Cr2O7 का -2 है और 6 इलेक्ट्रॉन आपने और डाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन का -1 होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन से -6 और कंट्रीब्यूट। तो आपको डिसाइड हो गया कि मैम ओवरऑल चार्जेस -8। और अगर मैं आपसे राइट हैंड साइड पूछूं कि ओवरऑल चार्ज कितना है तो आप कहोगे कि मैम राइट हैंड साइड तो सिर्फ क्रोमियम ही है, क्रोमियम का +3 दिया हुआ है बट 2 क्रोमियम है तो +6 हो गया। अब ये रूल कहता है कि अब तुम्हें ओवरऑल चार्ज भी बैलेंस करना है। ओवरऑल चार्ज उधर का नेगेटिव में है -8 और इधर का पॉजिटिव में है। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं डालने, ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करने के लिए या तो हम H पॉजिटिव डाल सकते हैं अगर एसिडिक मीडियम है, या OH नेगेटिव डाल सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम ये जो रिएक्शन कर रहे हैं ये एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं। यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आपको क्या गिवन था? एसिडिक मीडियम। एसिड क्या देता है? H पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं H पॉजिटिव डालूंगी, है ना, अगर मैं H पॉजिटिव डालूंगी, H पॉजिटिव डालने से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव डाल दूंगी तो और पॉजिटिव होता रहेगा। हमें दोनों के चार्ज को क्या करना था? बराबर। दोनों के चार्ज को क्या करना था? और दोनों के चार्ज को बराबर करने के लिए मैं H पॉजिटिव डाल सकती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप पॉजिटिव साइड ही H पॉजिटिव डालते रहोगे तो वहाँ तो और पॉजिटिव जाता रहेगा। तो आइडिया क्या है कि H पॉजिटिव नेगेटिव वाली साइड डालो। अब देखो इस साइड में कितना H पॉजिटिव डालूँ। अगर मैं इस साइड 8 H पॉजिटिव डालूँ, 1 H पॉजिटिव से कितना पॉजिटिव आएगा? +1। 8 H पॉजिटिव से कितना पॉजिटिव आएगा? +8। तो +8 -8 क्या हो जाएगा? बट फिर भी +6 तो नहीं होगा। तो मुझे 8 H पॉजिटिव तो पहले उसका -8 ख़त्म करने के लिए फिर 6 H पॉजिटिव और डालने पड़ेंगे, तब जाके उसका -6 + 8 बनेगा, यानी कि मुझे 14 H पॉजिटिव डालने पड़ेंगे। कितने बच्चों को ये बात समझ आती है कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड 14 H पॉजिटिव क्यों डाले? क्योंकि 14 H पॉजिटिव ने +14 चार्ज दे दिया। इस साइड कितना चार्ज था? -8। तो +14 -8 क्या हो जाएगा? +6। और राइट हैंड साइड का कितना था? +6। तो दोनों का ओवरऑल चार्ज भी क्या हो गया? बैलेंस। तो रिडक्शन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले मैंने उस स्पीशीज़ का चार्ज बैलेंस किया, क्रोमियम का, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने ओवरऑल चार्ज बैलेंस किया। ओवरऑल चार्ज बैलेंस करने के लिए मेरे को H पॉजिटिव डालने थे। इसका कोई रूल नहीं है कि H पॉजिटिव हर बार लेफ्ट हैंड साइड ही डलेंगे। H पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड भी डल सकते हैं, राइट हैंड साइड भी डल सकते हैं। वो तो डिपेंड करेगा कि कहाँ हमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड डलेंगे जब आप रिडक्शन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्योंकि रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है? गेन ऑफ, तो रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। अब आपकी रिएक्शन में क्रोमियम का चार्ज बैलेंस हो गया, ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो गया। नाउ इट इज़ द टाइम टू बैलेंस दी एटम्स। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने एटम्स बैलेंस करने हैं तो हिट एंड ट्रायल करना है।
लेकिन जब आपने एटम्स बैलेंस करने हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं देखना, उनको लास्ट में करते हैं। पहले आप ऑल अदर एटम्स बैलेंस करो। ऑल अदर इधर क्रोमियम ही है, क्रोमियम इधर कितने हैं 2, इधर भी क्रोमियम कितने हैं, तो क्रोमियम इज तो ऑलरेडी बैलेंस। अब मैंने तुम्हें बोला था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या रूल है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड वाटर डाल दो। अगर एक ऑक्सीजन कम है तो एक H2O डाल दो। अब आप सोचोगे कि कम ऑक्सीजन है, डालेंगे वाटर, वाटर डालने से तो H बढ़ जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। अगर आपको जिस साइड ऑक्सीजन कम लग रहे हैं, जितने ऑक्सीजन की कमी लग रही है उतने H2O डाल दो। बाद में अगर H बैलेंस नहीं होंगे तो जिस साइड H कम होंगे वहाँ H पॉजिटिव डाल देंगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। तो ज़रा देखो, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। इधर कितने ऑक्सीजन दे, लेफ्ट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन दे 7, और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन है ही नहीं, तो मेरे को 7 ऑक्सीजन की कमी पूरी करनी है, 7 वाटर डाल दो। मैंने आपको क्या बोला कि जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उतने ही वाटर डाल दो। अब जैसे ही तुमने 7 वाटर डाले तो H कितने हो गए, 7 2 जा, तो उधर ऑलरेडी H कितने थे, तो H को बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी वाटर डालते ही राइट हैंड साइड 14H हुए, बट लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी 14H पॉजिटिव थे। और बाई चांस ना होते 14, 12 होते, 10 होते, तो जितने कम होते हम H पॉजिटिव डाल देते, क्योंकि एसिडिक मीडियम को बैलेंस करना बहुत ईजी है। क्योंकि O को बैलेंस करने के लिए वाटर डाल दो, O को बैलेंस करने के लिए क्या डाल दो, और जिस साइड H की कमी होगी वहाँ H पॉजिटिव डाल देना। बट मैंने कल भी जो रिएक्शन करवाई थी उसमें भी H बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि जैसे ही आप वाटर डालते हो ऑटोमेटिकली उतने H आ जाते हैं जितने दूसरी साइड ऑलरेडी पड़े होते हैं। अब जाके हमारी रिडक्शन हाफ इक्वेशन बैलेंस हुई है, क्योंकि हमने क्रोमियम का चार्ज भी ओवरऑल बैलेंस कर लिया, ओवरऑल चार्ज भी बैलेंस कर दिया, क्रोमियम के एटम्स भी बैलेंस कर दिए, हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिए, ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दिए। तो ये मेरी रिडक्शन हाफ इक्वेशन सेपरेटली बैलेंस होगी। अब आते हैं ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें एटम ही एक है। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना है और यहाँ पे कितना है, तो 3 को 2 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, ओवरऑल चार्ज भी बैलेंस हो गया और Fe का भी बैलेंस हो गया, क्योंकि Fe का यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 था। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डालते या तो और कम हो जाता, तो 3 को कम करने के लिए, 3 को 2 बनाने के लिए मैंने 1 डाल दिया। वैसे भी ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड आएंगे, रिडक्शन हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड आते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में लूज होते हैं। तो ये बस ऑलरेडी बैलेंस है। क्यों, ओवरऑल चार्ज किसका, Fe का, इधर Fe का कितना है 2, और यहाँ पे जैसे ही तुमने एक इलेक्ट्रॉन डाला तो 3 - 1 कितना हो गया, तो Fe का भी बैलेंस हो गया, ओवरऑल चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो इसीलिए इस इक्वेशन को मैंने बाद में कराया है, क्योंकि इससे तो तुम्हें लगता कि कुछ करना ही नहीं है। अब नाउ इट हैव कम द टाइम कि हम रिडक्शन हाफ इक्वेशन और ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को प्लस करें, क्योंकि हमें तो फाइनल एक ही इक्वेशन देनी है, हमने तो फाइनल एक ही इक्वेशन देनी है ना, हमने तो खुद स्प्लिट करी थी। अब जब तुमने दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तुमने ये देखना है कि उस रिडक्शन हाफ इक्वेशन में आपने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करवाए थे, 6, यहाँ लूज कितने हुए 1, तो ये तो गलत है, लूज 1 हुए, गेन 6 हुए। तो जब तुमने दोनों को ऐड करना है, वो तो तुम 1 वहाँ जाके 5 हो जाएगा, बट ये गलत है ना, जब तुम्हारी फाइनल इक्वेशन आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा दिखने चाहिए। तो बैलेंसिंग कहती है कि जब तुम दोनों इक्वेशन को सेपरेटली बैलेंस कर चुके हो, ऐड करने से पहले दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन कटेंगे नहीं पूरे, जिस साइड ज़्यादा है वहाँ माइनस करके रह जाएंगे। हमारी फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन तो दिखने नहीं चाहिए, तो अब दोनों को बराबर कैसे करें। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दिस इक्वेशन विल बिकम 6 Fe2 पॉजिटिव गिव 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई जिसको मेरे को ऐड करना है। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को ऐड करूँगी तो 6 इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसल्ड बाय 6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज द आइडिया इज हमारी फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए, है ना, H पॉजिटिव दिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को आपने पहले ही कैंसिल करवा दिया। कैसे कैंसिल करवाया, आपकी जो रिडक्शन हाफ इक्वेशन थी उसमें 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, बट ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में 1 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। तो आपने उसको आप ऐड करो, ऐड 1 and 2। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव Cr2O7 2 नेगेटिव, यही वाली उतार रही हूँ मैं, गिव्स
2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर, और मेरी सेकेंड इक्वेशन जो मेरे को ऐड करनी है दैट वाज 6Fe2 पॉजिटिव गिव्स 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो हमारी फाइनल इक्वेशन आई 6Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O72 नेगेटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 7H2O. Let me check the answer. सो दिस इज़ योर हाफ इक्वेशन मेथड। थोड़ा टेढ़ा लगता है बच्चों को, बट अगर एक बार ढंग से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि पता है कहाँ कंफ्यूज होते हैं जब प्रैक्टिस नहीं होती। CR का भी बैलेंस करना है, ओवरऑल भी बैलेंस करना है, तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब CR का बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रॉन डालने हैं कि H पॉजिटिव डालने हैं। तो जब एटम का बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रॉन डालने हैं, जब ओवरऑल बैलेंस करना है तो क्या डालने हैं, H पॉजिटिव। फिर दोनों इक्वेशन को प्लस करना है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करना है, इक्वल। तो ये है आपका हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड, या टू, इसको हाफ इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इक्वेशन को 2 हाफ में स्प्लिट कर रहे हैं। आयन इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एटम का चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, और ओवरऑल चार्ज बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन डाल रहे हो। तो इसका मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी है इसका नेम, और दूसरा नेम इसका क्या है, हाफ इक्वेशन मेथड। ठीक है। अब जो तुम कह रहे हो कि तुम्हें रिडॉक्स में एक और चीज़ करवाई है, देखो वो करवा देती हूँ। फिर 2 तरह की रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। वो होती हैं जैसे मान लो तुमने जिंक रोड कॉपर सल्फेट में डिप करी, तो तुम्हें 10th तक करवाते थे ना कि व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक रोड इफ डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। तो तुम क्या कहते थे कि जिंक लूज करेगा और नीचे आयन बना के आ जाएगा, और जो कॉपर 2 पॉजिटिव के आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट होने लग जाएंगे। मतलब मैं कह रही हूँ कि ऐसी रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसी बीकर में हो रहा है और जो आयन बीकर में पड़े हैं वही गेन कर रहे हैं, मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर हैपनिंग इन द सेम बीकर। ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। बट साइंटिस्ट को लगा कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। सेम ही बीकर में एटम ने लूज़ कर दिया, सेम ही बीकर में आयन ने गेन कर लिया। अगर हम ये रिएक्शन तो अलग अलग बीकर में करवाएं तो एक लूज़ करेगा दूसरा गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके जाएंगे वायर से और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन इज ऑफ नो यूज़। टुडे वी विल सी द इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, और उस इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के बेस पे तैयार हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो हमारी सेल्स बैटरीज होती हैं, हमारे पास फ़ोन रिमोट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, तभी हमारी बैटरीज चल रही हैं, रिमोट चलता है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच आर द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कैसे करवाते हैं, इसमें 2 अलग अलग बीकर लेते हैं, ठीक है। एक में जिंक लिया इन्होंने और एक में कॉपर, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कि उसी में ही जिंक है उसी में ही कॉपर है, जिंक ने लूज कर दिया, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ने गेन कर दिया, तो सेम ही बीकर में रिडक्शन भी होगी ऑक्सीडेशन भी होगी, इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो साइंटिस्ट ने कहा कि सबसे पहले क्या करो, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करो। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का बेसिस ये था कि रिडक्शन अलग बीकर में कराओ, ऑक्सीडेशन अलग। ऑक्सीडेशन इज लियो, कल करवाया था ना, लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन इज जर्मनी गेन ऑफ। तो देखो अब क्या होगा, जैसे ही आप जिंक को अलग बीकर में डिप करोगे, Zn सल्फेट 1 मोलर, और कॉपर को अपने अपने क्या कहते हैं आयंस के अंदर पोटेंशियल क्रिएट करवाओगे, और दोनों को वायर से। अब सर्किट कंप्लीट करना है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो आपने जिंक को कॉपर के साथ वायर भी जोड़ा और पीछे से एक ट्यूब लगाई है वापस से, ताकि सर्किट कंप्लीट हो। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे मैं की लगा देती हूँ और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देती हूँ चेक करने के लिए। सॉरी, व्हाट हैपेंड?
देखो क्या होगा, जैसे ही आप की को प्रेस करोगे तो जिंक विल कम इन कंटैक्ट विद कॉपर, जिंक इसके कंटैक्ट में आएगा। अब आपने एक सीरीज़ पढ़ी होगी, केदारनाथ का मालिक आलू ज़रा फीके से पकाता है, वो पढ़ी थी ना, 10th में पढ़ाते थे। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है कॉपर। अब इसमें आप देख सकते हो कि जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, मतलब जिंक इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन कॉपर, यानी कि जब आप की को प्रेस करोगे जिंक कॉपर को कहेगा कि मैं तेरे से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हूँ तो मैं लूज़ करूँगा। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू लूज़, दे हैव द टेंडेंसी टू। अब क्या होगा कि जैसे इस बीकर में जिंक लूज़ करेगा तो जिंक खुद तो 2 पॉजिटिव आयन बना के नीचे आ जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव खुद तो नीचे, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करे ये ट्रैवल करने लगेंगे, और जैसे ये ट्रैवल करेंगे तो गिल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। गिल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, प्रोड्यूस। देख रहे हो फ़र्क, जब पहले आप डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे थे, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम ही बीकर में जिंक था, सेम ही बीकर में क्या था, कॉपर, तो उसी बीकर में इलेक्ट्रॉन लूज भी हो गए, उसी बीकर में इलेक्ट्रॉन गेन भी हो गए, हम उस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाए। लेकिन साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम यही 2 डिफरेंट बीकर्स में करवाएं, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, और दे आर द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच सेल्स। तो जो पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना था जिसको डैनियल सेल बोलते हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पहला गिल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना था वो ऐसे बना था कि एक बीकर में इन्होंने जिंक लिया था, डिप्ड इन ZnSO4 unity concentration and it was in the contact with copper dipped in CuSO4 and to complete the circuit हमने एक बीच में U शेप ट्यूब भी लगाई थी जिसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, अगर कल को आपको आ जाए कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो पहले इससे डायग्राम बना दोगे, फिर इसकी वर्किंग कैसे लिखोगे कि एज द की इज प्रेस्ड जिंक कम्स इन कंटैक्ट विद कॉपर एंड एज वी नो, स्टोरी की तरह याद रखोगे तो मुश्किल नहीं लगेगा कि जैसे ही जिंक कॉपर के कंटैक्ट में आएगा, जिंक बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट विल लूज, यानी कि आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या लिखोगे इसमें, वर्किंग में ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या लिखोगे, जिंक लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे, अब जब कोई इलेक्ट्रॉन जब कॉपर के पास पहुँचे तो कॉपर को तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉपर तो न्यूट्रल है, बट कॉपर के अंदर ये जो आयन्स बैठे हैं Cu2 पॉजिटिव आयन, ये ऊपर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन करने। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन विल गेन द इलेक्ट्रॉन, गेन मतलब रिडक्शन। तो जब आपने वर्किंग लिखनी है तो वर्किंग में मेनली ये 2 रिएक्शन सिखानी है। अगर आप वर्किंग में सिर्फ थ्योरी लिख के आगे यू विल नॉट गेट मार्क्स, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है कि जब जिंक कॉपर के कंटैक्ट में आएगा जिंक विल लूज बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव आयन विल गेन। सो वन बीकर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल। तो कहना ही से कि ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये वाला बीकर इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट एज फर्स्ट बीकर आई कैन से इट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरे बीकर को आई कैन से इट इज़ रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, दैट इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर गेन करके यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं। बट ये सेल सिर्फ 1 ही सेकेंड के लिए चला और ये सेल रुक गया। जब साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे डिज़ाइन किया था, इसकी जो कंस्ट्रक्शन करी थी, इसकी जब वर्किंग चेक करने लगे, ये 1 ही सेकंड के लिए चला एंड देन इट स्टॉप्ड। व्हाई? दे सेड कि क्या हुआ होगा कि जब आपने पहली बार 2 की प्रेस करी तो जिंक कॉपर के कंटैक्ट में आया, जिंक ने लूज़ करे। अब वो ये बोल रहे हैं कि जैसे ही Zn ने लूज़ करे, जैसे ही Zn ने लूज़ करे और Zn खुद किस में कन्वर्ट हो गया और वो Zn2 पॉजिटिव बीकर में आ गए, तो उस बीकर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पहले उस बीकर के ऊपर न्यूट्रल था, क्योंकि आपको कहोगे कि मैम पहले भी तो Zn2 पॉजिटिव, पहले बीकर में ZnSO4 था, यानी कि जितने 2 पॉजिटिव आयन थे उतने ही 2 नेगेटिव भी थे। SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, Zn के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है। लेकिन जैसे ही आपने चालू किया, जैसे ही आपने सेल स्टार्ट किया, तो जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करके नीचे आ गया।
अब कहते हैं क्या हुआ कि इस बीकर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली दूसरे बीकर में जब कॉपर 2 पॉजिटिव उठ के ऊपर चला गया था तो नीचे SO4 2 नेगेटिव आयन एक्स्ट्रा रह गए, यानी कि इस बीकर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ, जब 1 सेकेंड के बाद अब जब दोबारा जिंक लूज़ करने लगा तो इस बीकर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है वो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को वहाँ जाने ही नहीं देगा, बिकॉज पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। पहले तो इस बीकर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था ना, तो जब जिंक ने लूज़ करा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके चले गए, लेकिन पहली बार लूज़ करने के बाद ही इस बीकर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया, और पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से नेक्स्ट टाइम जब जिंक लूज़ करेगा भी तो ये पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, और अगर गलती से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच भी गया तो इस बीकर के ऊपर नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल कर देगा। तो साइंटिस्ट को लगा कि सेल की वर्किंग को कंटिन्यू करने के लिए जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा। सिमिलरली जो रिडक्शन हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको भी न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि ये जो सॉल्ट ब्रिज था, ये जो सेंटर में सॉल्ट ब्रिज लगाया था जिसका पहला फंक्शन था टू कंप्लीट द सर्किट, ये पूछे जाते हैं 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। साइंटिस्ट ने क्या किया, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर कुछ सॉल्ट डाल दिए, जैसे K पॉजिटिव I नेगेटिव KNO3, ये कुछ इनर्ट सॉल्ट्स होते हैं। इनका क्या पर्पस होता है, जैसे इस बीकर पे Zn2 पॉजिटिव के आने की वजह से ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होने लगेगा, ये सॉल्ट क्या करेगा, डिफ्यूजन की वजह से अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ भेज देगा, मतलब Ki में से I नेगेटिव चार्ज नीचे आने लगेगा, और उतना I नेगेटिव नीचे आएगा जब तक कि इसका पॉजिटिव चार्ज क्या ना हो जाए, न्यूट्रल। सिमिलरली यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव के ऊपर जाने की वजह से SO4 का नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था, उसको न्यूट्रल करने के लिए K पॉजिटिव आयन नीचे आ जाएंगे। यानी कि इस सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन टू कंप्लीट द सर्किट था, दूसरा फंक्शन था इट कंटेन्स द इनर्ट सॉल्ट्स। इनर्ट मतलब जो रिएक्ट नहीं करते, बट उनका पर्पस क्या होता है कि डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन इज गोइंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जैसे ही उनको लगता है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है वहाँ पे अपना नेगेटिव आयन भेज देते हैं और उस बीकर को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। और जैसे रिडक्शन हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है वहाँ अपना पॉजिटिव आयन भेज देते हैं, एंड द सेल कीप्स ऑन वर्किंग। तो ये आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है विच इज़ बेस्ड ऑन दी इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें वर्किंग पूछी जाएगी तो आपने ये रिएक्शंस लिखनी है, और आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इसके अब न्यूमेरिकल्स तो नहीं कराए वो वाले कि E0 सेल निकालो, अगर बाय चांस पूछ भी लिया तो उसका सिंपल फॉर्मूला है E कैथोड माइनस E, जहाँ पे रिडक्शन होती है उसको कैथोड बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन बोलती है उसको क्या बोलते हैं। तो आपको जो कैथोड की वैल्यू है उसमें से एनोड की वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस, तो इसकी वोल्टेज आ जाएगी। E0 सेल बेसिकली होता है जब भी आप एक सेल बाय करके आते हो मार्केट से तो उसके ऊपर वोल्टेज लिखी होती है ना, तो अगर ये सेल है इसकी कुछ E0 सेल होगी। E0 सेल मतलब E0 सेल इज़ द EMF इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब उस सेल का पोटेंशियल कितना है। सेल का पोटेंशियल मतलब अगर देसी भाषा में पूछे जाए तो हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो वोल्टेज कैसे निकालते हैं, किसी भी 2 पॉइंट्स में कोई भी चीज़ करंट क्यों फ्लो करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, तो हाई पोटेंशियल कैथोड का होता है जहाँ पे रिडक्शन हो रही है, लो पोटेंशियल किसका होता है, एनोड का। तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद कर लो, E कैथोड माइनस E, और वहाँ पे आपको 2 वैल्यूज़ दी होंगी, बड़ी वैल्यू क्या ले लेना कैथोड, छोटी वैल्यू क्या ले लेना एनोड। तो E कैथोड माइनस E एनोड से आप इसका सेल का E0 सेल भी निकाल सकते हो। तो रिडॉक्स चैप्टर में यही 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, एक तो बैलेंसिंग जो कल मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सिखाई थी, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आज जो मैंने हाफ इक्वेशन मेथड से बैलेंसिंग सिखाई। और अगर टीचर बैलेंसिंग में नहीं जाना चाहता तो थ्योरेटिकली वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग डाल सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मैंने आपको पढ़ाया कि रिडॉक्स रिएक्शन कितनी टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की। पहली कौन सी होती है, डायरेक्ट, दूसरी कौन सी होती है, डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट इज जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर हैपनिंग इन द सेम बीकर, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर हैपनिंग इन द, और इनडायरेक्ट कौन सी है जिसमें ऑक्सीडेशन अलग बीकर में हो रही है, रिडक्शन
दूसरा डिफरेंस क्या है कि डायरेक्ट वाली जो होती है वो हमारे किसी भी प्रैक्टिकल यूज़ की नहीं है, क्योंकि सेम ही बीकर में लूज़ हो जाएगा, सेम ही बीकर में गेन। लेकिन इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन से हम क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग मैंने आपको कराई है, ये कौन सा सेल है, ये पहला सेल है जो किसने डिज़ाइन किया था, डेनियल। तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेनियल सेल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। करना कुछ नहीं है, 2 बीकर्स लेनी है। पहले कहानी की तरह करोगे तो इससे आसान कोई नहीं लगेगा, लर्न करोगे तो टफ लगेगा। कहानी ये है कि एक बीकर में जिंक लेना है, एक बीकर में कॉपर लेना है, दोनों को वायर से जोड़ देना है। सर्किट कंप्लीट करने के लिए बीच में क्या लगा देना है, सॉल्ट ब्रिज। जैसे ही की प्रेस करोगे जिंक किसके कंटैक्ट में आएगा, कॉपर। कौन लूज करेगा, जिंक, बिकॉज जिंक इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव फ्रॉम द सीरीज दैट केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है। जिंक कमिंग ऑन द टॉप इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो जिंक लूज करा तो जिंक पे क्या हो रही है, ऑक्सी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लियो सन साइन होती है ना, लियो, एल से लॉस, ई से इलेक्ट्रॉन, ओ से ऑक्सीडेशन। तो कभी भूल जाओ कि इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है, तो लियो से याद आ जाएगा, लियो इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन। तो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और लूज करेगा, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। और जो दूसरे बीकर में कॉपर 2 पॉजिटिव गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जर्मनी, आर से रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद जो बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा रहे हैं उसके 2 फंक्शंस क्या थे, पहला फंक्शन था इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, और दूसरा क्या, इट कंटेन्स द इनर्ट, कौन कौन से सॉल्ट्स कराए, KI एंड KNO3, जिनका काम क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीडेशन हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो वहाँ पे ही अपने नेगेटिव आयन ट्रांसफ़र करके उसके चार्ज को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। और रिडक्शन हाफ सेल में जैसे ही नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो वहाँ पे अपना पॉजिटिव आयन बेच के न्यूट्रल कर देते हैं, सो दैट द सेल कीप्स ऑन वर्किंग। इस पूरे सेल की अगर हमें EMF कैलकुलेट करनी है, EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका सेम ही मतलब है E0 सेल, जिसका सेम ही मतलब है वोल्टेज। जिसको कैसे निकालेंगे, हाई पोटेंशियल माइनस, हाई पोटेंशियल किसका होता है, कैथोड का, लो पोटेंशियल किसका होता है, तो 2 मार्क्स के लिए क्या न्यूमेरिकल आ सकता है, E कैथोड माइनस E। तो अगर 2 वैल्यूज़ दी जाए तो बड़ी वैल्यू क्या लेनी है, कैथोड, छोटी वैल्यू क्या लेनी है। और बाई चांस अगर आपको न्यूमेरिकल आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो इतना बड़ा केमिकल सेल तो बनाएंगे नहीं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे न्यूमेरिकल में सेल को रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, जो ये एनोड होता है जहाँ पे जिंक किस में चेंज होता है, इसको ऐसे लिखते हैं Zn चेंजिंग टू Zn2 पॉजिटिव। सॉल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल लाइन से बनाते हैं, और जहाँ पे रिडक्शन होती है यानी कि जो कैथोड होता है तो कॉपर 2, उसमें कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में चेंज होते हैं। मतलब मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि अगर अब तो तुम कहोगे कि मैम ये क्या देने की ज़रूरत है, इसमें तुम्हें पता ही है कि कॉपर कैथोड है, जिंक एनोड है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और सेल आ जाए जिसमें एक निकल है, एक एल्यूमिनियम है, और सेल रिप्रेजेंटेशन ना दी हो, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि निकल को कैथोड लेना है कि एल्यूमिनियम को एक तो तरीका है कि तुम वैल्यूज़ चेक कर लोगे कि जिसकी बड़ी वैल्यू होगी वो कैथोड होगा, छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगा। बट अगर वैल्यूज़ भी ना दी हो तो रिप्रेजेंटेशन से क्या पता लगता है कि जो बाद में लिखा होगा वो कैथोड लेना है, जो बाद में लिखा होगा उसको क्या लेना है, जो पहले दिया होगा उसको क्या लेना है। तो E0 सेल निकालने के लिए आपको डिसाइड करने में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी कि जो वैल्यूज़ मेरे को दी हुई हैं उसमें से कौन सा कैथोड है कौन सा, या वैल्यू से भी पता लग जाएगा कि जो बड़ी वैल्यू होगी वो किसकी होगी, कैथोड की, जो छोटी वैल्यू होगी वो किसकी होगी। तो देर आर 2-3 ways of finding out which is cathode and which is, from the values higher value has to be taken as cathode and the lower value has to be taken as, and if the values are not given then from the representation जो salt bridge के बाद मेटल लिखा होगा, निकल, कॉपर, कुछ भी हो सकता है, उसको क्या लेना है, कैथोड। और जो salt bridge के पहले लिखा होगा उसको क्या लेना है, एनोड। एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, यानी कि जो एनोड एक्ट कर रहा होगा, एल्यूमिनियम मान लो, अगर मान लो मैं तुम्हें ये बोलूँ एल्यूमिनियम चेंजिंग टू एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, अब बताओ कौन कैथोड कौन एनोड, बाद वाला और पहले वाला। अब अगर मैं बोलूँ रिएक्शंस लिखो, सेल रिएक्शंस, तो अब एनोड पे हमेशा याद रखो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, Al लूज करेगा, लेकिन कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ, तो निकल 2 पॉजिटिव क्या करेगा,
2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको डिसाइड करने में कि कौन लूज़ करेगा कौन गेन करेगा, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया कि कौन एनोड है, एनोड वाला ही लूज़ करता है, क्योंकि एनोड का मतलब ही वही होता है दैट इलेक्ट्रोड जहाँ ऑक्सीडेशन हो। तो जब आप डिसाइड कर ही चुके हो कि एलुमिनियम एनोड है तो एलुमिनियम ही लूज़ करेगा, यानी कि लूज़ करने का मतलब है कि एलुमिनियम किस में चेंज होगा, एलुमिनियम 3 पॉजिटिव में। और जब आप डिसाइड कर ही चुके हो कि निकल कैथोड है तो निकल शुड गेन, अब निकल तो गेन करेगा नहीं, तो निकल 2 पॉजिटिव, आयन गेन करते हैं, मतलब यहाँ पे निकल 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा, कौन गेन करेगा, निकल 2 पॉजिटिव। तो सेल रिएक्शन लिखनी भी आ सकती हैं। तो दिस इज़ द मैक्सिमम रेडॉक्स रिएक्शन का। अदरवाइज रेडॉक्स रिएक्शन में से अगर एक एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बोल देंगे कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो एक्स निकाल के करनी है। रिडक्शन 3 मार्क्स में बैलेंसिंग आ सकती है या वर्किंग आ सकती है, ये न्यूमेरिकल फिर इस पे आएगा। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई, पता है कौन से कर जाओ, ये दिए हुए हैं ना मॉडर्न्स में, बस यही वाले कर जो काफ़ी हैं। ये वाले ई नॉट ई कैथोड माइनस ई, जैसे इसमें आपको 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, बड़ी वैल्यू 1.02 में से छोटी वैल्यू 0.54 माइनस आंसर, बस बच्चे को पता नहीं होगा तो वो छोड़ आएगा। इसमें भी 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, बड़ी वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है पता है ना, और बड़ी जो न्यूमेरिकल्स है ना ये वाले मॉडर्न्स के, तो अगर आएगा ब्लूप्रिंट में तो यही न्यूमेरिकल आएंगे। देखो वही क्या हुआ, बड़ी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू माइनस, है ना, 2 वैल्यूज आपको दी होंगी। हाँ बाकी सब जाओ, जो एनटीसी वाले हैं वो 2 मिनट रुक जाओ। ये सही, हम बंद कर दो।